द स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर विभा कृष्णमूर्ति, जो एक प्रमुख डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन है। वे चाइल्ड डिसेबिलिटी के क्षेत्र में एक प्रमुख हस्ती रही हैं। वह ये जांच करती हैं कि बच्चा अपने विकास के हर पड़ाव को समय पर पूरा कर रहा है कि नहीं। भारत सरकार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ की एडवाइजर के रूप में समृद्ध अनुभव के साथ उन्होंने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अधिकारों और कल्याण के लिए अपना करियर समर्पित किया है। उम्मीद चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के फाउंडर के रूप में डॉक्टर विभा ने भारत में समावेशन को बढ़ावा देने और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जरूरी सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज वे हमसे स्टेम सेल थेरेपी और क्यों ये उपचार ऑटिज्म के इलाज के लिए काम नहीं करेगा, इसके बारे में बात करेंगी। डॉक्टर विभा, स्टेम सेल यानी क्या? ये थेरेपी है या ट्रीटमेंट? थेरेपी या ट्रीटमेंट शब्द इस्तेमाल करें, दोनों में से मतलब कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेन चीज़ ये हमें जानना चाहिए कि स्टेम सेल होता क्या है। सेल्स वो चीज़ हैं जो शरीर के हर हिस्से में रहते हैं। हमारे शरीर के सबसे छोटे हिस्से को सेल बोलते हैं। और स्टेम सेल वो सेल है जो हमारे बोन मैरो के अंदर रहता है खास करके, लेकिन किसी भी शरीर के और हिस्सों में भी रहता है। वो सेल है जो कोई भी सेल बनने की क्षमता रखता है, यानी कि इससे कोई भी सेल निकल सकता है। ये रेड ब्लड सेल बन सकता है, कोई और सेल बन सकता है। और ये इसलिए ज़रूरी है या इससे ट्रीटमेंट या थेरेपी इस वजह से होता है कि इस सेल को लेके उम्मीद है कि शरीर का वो हिस्सा जहाँ पे चोट लगी हो या किसी वजह से वो खराब हो गया हो, ये सेल वहाँ जाके उस हिस्से का सेल बन जाता है और उसको रिपेयर करने में, ठीक करने में मदद करता है। तो इसीलिए इसे स्टेम सेल थेरेपी या स्टेम सेल ट्रीटमेंट कहा जाता है। ये कहाँ पाया जाता है ये स्टेम सेल? तो स्टेम सेल अलग अलग जगह में हो सकता है। पहली बात तो जैसे मैंने कहा, ये बोन मैरो में हो सकता है, यानी कि हड्डी के अंदर का हिस्सा जो रहता है उसको हम बोन मैरो कहते हैं, और वहाँ पे मिल सकता है और सबसे कॉमन सोर्स वही रहता है। और इसके अलावा जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कॉर्ड मदर और बेबी को कनेक्ट करते हैं, तो उसमें भी पाया जाता है। तो और भी जगह है, लेकिन कॉमनली इन दोनों जगह से स्टेम सेल पाया जाता है। डॉक्टर विभा, तो फिर स्टेम सेल के प्रयोग क्या हैं? इसे कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो चित्रा, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें पता होना चाहिए कि विज्ञान के तौर पे, साइंस के तौर पे हमें क्या पता है कि कौन सी कंडीशंस में इसका इस्तेमाल करना सही है, और ये इसका सबूत है कि ये सही है इस कंडीशन में। ये खास करके खून की जो बीमारियां रहती हैं, जैसे ल्यूकीमिया है या लिम्फोमा है, जो खून के कैंसर्स रहते हैं या खून के सेल्स के कैंसर्स रहते हैं, इनमें क्या किया जाता है कि डॉक्टर्स पहले जो खराब या कैंसरस सेल्स हैं उनको ख़त्म कर देते हैं कीमोथेरेपी या और तरीके लेके, और फिर जो पेशेंट रहता है उनमें ये स्टेम सेल्स के ज़रिए नए सेल्स पैदा किए जाते हैं। और दूसरी एक कंडीशन है आँखों के कुछ कंडीशंस जहाँ पे कॉर्निया के लिए स्टेम सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो आँख का बाहर का हिस्सा जिसे हम सब लोग देखते हैं, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो खास करके ये दो कंडीशंस, और भी एक आध कंडीशंस हैं, लेकिन मेन ये है कि जो प्रूव्ड कंडीशंस है, जिनमें सबूत है हमारे पास विज्ञान के तौर से कि इनमें ज़रूर वर्क करता है, ये दो कंडीशंस। डॉक्टर विभा, क्या ऑटिस्टिक बच्चों के लिए स्टेम सेल ज़रूरी है या देना चाहिए? चित्रा, सबसे पहली बात तो ये है कि हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि जिन बच्चों को ऑटिज्म है, हम ये समझ लें कि ऑटिज्म एक बीमारी नहीं है, और जब बीमारी नहीं है तो कोई एक इलाज नहीं हो सकता है। ऑटिज्म एक कंडीशन है या
एक होने का तरीका है जो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जिनको ऑटिज़म है, प्रोफेसर्स को भी ऑटिज़म हो सकता है, ऐसे नॉन वर्बल या जो बच्चे ऐसे बच्चे जिनको बिल्कुल जिनके बिल्कुल शब्द नहीं है, बोल नहीं पाते हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं। लेकिन हर कोई में ये जानने की ज़रूरत है कि ऑटिज़म का एक सिंगल या एक कोई इलाज नहीं है। इसमें समाज की भी बदलावट की ज़रूरत है और हम बच्चों को सिखा भी सकते हैं, दोनों की ज़रूरत है। और स्टेम सेल थेरेपी की बात ये है कि आज तक ये साबित नहीं किया गया है कि जिन बच्चों को ऑटिज़म है या जिन अडल्ट्स को ऑटिज़म है, स्टेम सेल थेरेपी उन्हें मदद करता है। इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसको किसी ने साबित नहीं किया है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी बच्चे को बिना किसी प्रूफ के, विज्ञान के तौर पे कोई प्रूफ ही ना हो, उस किसी भी बच्चे को हम क्यों ऐसे ट्रीटमेंट देंगे। तो जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों को ऑटिज़म है, उन्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, ये नहीं साबित किया गया है कि स्टेम सेल थेरेपी ऑटिस्टिक बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो ये आपने क्लियरली सुना डॉक्टर विभा कृष्णमूर्ति के पास से, और मुझे ये बहुत इम्पोर्टेंट लगता है कि पेरेंट्स ने इस तरह से सोच समझ के ये कोई भी डिसीजन जो लेना चाहते हैं, वो इन जैसे जो डॉक्टर्स हैं उनके बारे में वो जो बोल रहे हैं, ये सुनकर उन्होंने सही डिसीजन लेना चाहिए। तो डॉक्टर विभा, अगर किसी पेरेंट को इस तरह के रिसर्च प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना है, उनको अगर लगे कि हाँ ये ऐसा कुछ, उनको पहले तो किस तरह से पता लगेगा कि ये अच्छी प्रोजेक्ट है कि नहीं, या मुझे इस तरह से मेरे बच्चे के लिए फ़ायदा होगा कि नहीं, पेरेंट ने क्या करना चाहिए? रिसर्च में पार्टिसिपेट करना या भाग लेना अच्छी बात है। हम सबको भाग लेना चाहिए। विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरे लोगों के फ़ायदा के लिए हमें रिसर्च में भाग लेना चाहिए, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति रिसर्च करता है, कोई साइंटिस्ट रिसर्च करता है, अगर आप भाग लेने वाले हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सही में रिसर्च प्रोजेक्ट है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि साइंटिस्ट कौन है, उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, क्या वो डॉक्टर है, क्या वो साइंटिस्ट हैं, इसके लिए पैसे कौन दे रहा है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं इसके लिए। अगर ये किसी मेडिसिन के लिए, किसी दवाई के लिए रिसर्च है और मैं ये देखने जा रही हूँ कि ये दवाई से फ़ायदा होने वाला है कि नहीं, और रिसर्च के लिए पैसा देने वाला, दवाई बनाने वाला कंपनी है, तो तुरंत मुझे पता चल जाता है कि उसको, कंपनी को इसी में फ़ायदा है कि रिसर्च के रिजल्ट्स ऐसे निकलने चाहिए जिससे कि दवाई से फ़ायदा हुआ, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि कौन कर रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि जब कोई आप रिसर्च में भाग ले रहे हैं अपने बच्चे के साथ, आपको ये पूछना चाहिए कि इससे मेरे बच्चे को क्या फ़ायदा हो सकता है, इससे मेरे बच्चे को क्या तकलीफ़ हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। और तीसरी बात ये, सबसे ज़रूरी बात, कि कभी भी किसी भी फैमिली को रिसर्च में भाग लेने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं, बल्कि उल्टा रहता है। कभी कभी फैमिलीज़ को पैसे दिए जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए या वहाँ पहुँचने के लिए, उनके समय के लिए। और ये पैसे देना सही है कि नहीं, एथिक्स कमेटी करके एक कमेटी रहती है हर कोई रिसर्च के लिए, जिसमें पता चलता है कि लोग ये रिसर्च सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। तो आपको ये भी पूछना चाहिए कि क्या आपको एथिक्स कमेटी का अप्रूवल है कि नहीं, ये भी पूछना चाहिए। और कभी भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जब अगर सच्ची में रिसर्च हो रहा है तो या तो बिल्कुल फ्री में, या आपको कॉम्पनसेट करने के लिए कुछ पैसे दिए जाएंगे आपको। सो डॉक्टर विभा, ये इस प्रोसीजर को किस तरह से किया जाता है और कितना पेनफुल रहता है ये बच्चे के लिए, और इसका एक्सपेंस यानी कितना महंगा है? तो संक्षेप में बताती हूँ कि इसमें बच्चे को अस्पताल में एडमिट किया जाता है, फिर रीढ़ की हड्डी से बोन मैरो या जो सेल्स हैं वो निकाले जाते हैं, और उनको निकालने का एक तरीका है। फिर वापस बच्चे को इंजेक्शन के ज़रिए डाल दिया जाता है बच्चे में।
तो इतने इंजेक्शंस और ख़ास करके हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में इसमें पेन तो होता ही है। ऐसे नहीं है कि ये बहुत आसान प्रोसेस है। इसमें साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, और ये महंगा है। मतलब 2 लाख से लेके 15 लाख तक कुछ भी हो सकता है। और मैं बहुत सारे फैमिलीज़ जानती हूँ जिन्होंने अपने जेवर जायदाद सब कुछ बेच के अपने बच्चे के इलाज के लिए ये सब किया है। हाँ, हमने भी सुना है, हम मिले भी हैं कई फैमिलीज से, बच्चों से भी मिले हैं जिन्होंने बोला है कि हमको बहुत तकलीफ हुआ है। और कई पेरेंट्स ने ये भी शेयर किया है कि इससे इतना कुछ उनको फ़र्क पड़ा ही नहीं। सो डॉक्टर विभा, स्टेम सेल के रूल्स या रेगुलेशंस या लॉज इंडिया में क्या हैं? तो हमारे कंट्री में, हमारे देश में ICMR करके एक रेगुलेटरी बॉडी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो देखते हैं कि हमारे देश में जो रिसर्च हो रहा है सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, जो मेडिकल के तौर पे जो ट्रीटमेंट्स ऑफ़र किए जाते हैं वो सही हैं कि नहीं। तो उन्होंने क्लियरली ये बताया है कि इस वक्त स्टेम सेल थेरेपी के लिए इतना सबूत नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कि इसको ऑटिज़म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि ऑटिज़म के लिए इस वक्त स्टेम सेल थेरेपी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही क्लियर है। सारे जो पेरेंट्स हमको सुन रहे हैं, आपको ये बहुत क्लियरली समझना चाहिए कि ICMR जैसे जो हमारी संस्था है उसने क्लियरली बोल दिया है कि आप ऑटिज़म के लिए स्टेम सेल थेरेपी नहीं यूज़ करना चाहिए, नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो डॉक्टर विभा, ये क्रेज़ क्यों है? इतने पेरेंट्स को क्यों लगता है कि हमें ये ट्राई करना चाहिए? और ये भी हमको पता है कि कई देशों से लोग आते हैं, US से कितने लोग आते हैं इस थेरेपी को ढूंढते हुए यहाँ पर, स्पेसिफिकली ऑटिज़म के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरे देशों से इसलिए आते हैं क्योंकि वहाँ पे कानूनी अलाउड नहीं है, उनके इंश्योरेंस इसके लिए पैसे नहीं देते हैं। तो इसलिए हमारे देश में आसानी से पा सकते हैं, सस्ते में पा सकते हैं, तो यहाँ पे आते हैं। क्योंकि वहाँ के दूसरे देशों में रूल्स थोड़े टाइट हैं कि जो चीज़ साइंटिफिकली या विज्ञान के तौर पे प्रूवन नहीं है, जिसका सबूत नहीं है, उसका कर ही नहीं सकते। हाँ, इस तरह का आप इलाज नहीं कर सकते हैं। रही बात कि पेरेंट्स क्यों इसको चाहते हैं, किसी भी पेरेंट को चाहिए कि वो अपने बच्चे को खुश देखें और अपने बच्चे को हर तरह से कामयाब देखें। तो जब उन्हें ये पता चलता है कि कोई मुझे ये कह रहा है कि इस चीज़ से मेरे बच्चे का इलाज हो सकता है और मेरा बच्चा एकदम अच्छा बन सकता है और हर तरीके से कामयाब हो सकता है, तो हर कोई पेरेंट उससे आकर्षित हो जाता है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि सबसे पहली बात तो ऑटिज़म बीमारी नहीं है, तो इसीलिए इसका कोई इलाज नहीं है। ऑटिज़म एक होने का तरीका है। हाँ, आप अलग तरीके से बने हुए हैं और ये ज़िंदगी भर वही रहेगा और आपके साथ रहेगा। और हर कोई के जैसे हर कोई इंसान का विकास होता है, वैसे ही हर कोई ऑटिस्टिक इंसान का भी विकास हो सकता है। वो सीख सकते हैं और ज़िंदगी भर सीखते रहेंगे। लेकिन पेरेंट होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम ये देखें कि हम सोसाइटी को, बाकी हमारे वातावरण में जो भी है, जो स्कूल्स हैं, अस्पताल हैं, डॉक्टर्स हैं, परिवार हैं, उनको हम समझाएं कि इन बच्चों को भी हक है हर तरीके से ज़िंदगी में पूरी तरह से शामिल होने का। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि हमारे बच्चे को एकदम बदल के किसी इलाज से एक नया ही बच्चा बना दें। और अगर पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि कहाँ से, मतलब कैसे रिलायबल सोर्स से मैं ये पता करूँ कि कि मेरे बच्चे के लिए किस तरीके का सपोर्ट का फ़ायदा रहेगा, तो रिलायबल डॉक्टर्स हैं, रिलायबल वेबसाइट्स हैं, जैसे मैंने ICMR का जिक्र किया। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि पेरेंट सपोर्ट ग्रुप्स हैं।
एक पेरेंट दूसरे पेरेंट पर विश्वास कर सकते हैं, और ये पेरेंट सपोर्ट ग्रुप्स बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। ये सोचते हैं कि किसी और पेरेंट को कोई इलाज बताने से पहले हम खुद पता करें कि ये चीज़ सही है कि नहीं है। जैसे बॉम्बे में फोरम फॉर ऑटिज्म है, दिल्ली में एक्शन फॉर ऑटिज्म है, इस तरीके से हर कोई सिटी में, हर कोई क्षेत्र में आपके नज़दीक ज़रूर कोई पेरेंट का समूह रहेगा, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि मेरे बच्चे को अच्छे तरीके से सपोर्ट करने का तरीका कौन सा है। बिल्कुल डॉक्टर विभा, मुझे मेरे सन के लिए निजी तरीके तौर से कितना फ़ायदा हुआ है फोरम फॉर ऑटिज्म के साथ रहकर। और इस पॉडकास्ट में हम आपको सारे लिंक शेयर करेंगे अबाउट फोरम फॉर ऑटिज्म, एक्शन फॉर ऑटिज्म, जो डॉक्टर विभा ने हमको बताया, और ICMR के वेबसाइट के बारे में भी, और एक पूरा फुल ब्लोन डॉक्यूमेंट्री भी है स्टेम सेल पर, जो हम इसी लिंक में शेयर कर रहे हैं। सो डॉक्टर विभा, जिन पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि क्या कोई चमत्कार हो सकता है मेरे बच्चे के लिए, शायद उनका अभी डायग्नोसिस हुआ है, उनको उनके बच्चे का अभी डायग्नोसिस हुआ है ऑटिज्म के साथ, या फिर वो बड़े बच्चे भी हो सकते हैं, उन सब लोग आपको सुन रहे हैं, तो आप उनको क्या बताएंगे कि उन्होंने किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, क्या करना चाहिए अपने बच्चे के लिए? चित्रा, ये हमें पता है कि कुछ चीज़ें ज़रूर बच्चे को हेल्प कर सकते हैं, जैसे जल्दी शुरू करना, जितनी जल्दी हो सके अपने बच्चे को मदद करना, और बच्चे के साथ ऐसे तरीके सीखना जिससे कि उसे संचार या कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से, चाहे वो बोलती से या बिन बोली जो भाषा रहती है उसके ज़रिए, खेल और अपना काम खुद करना, जैसे स्वतंत्रता से अपना जीवन जीना, आत्मनिर्भर होना, ये सारी चीज़ें हम अगर जल्द सिखाएंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा। अब इसको बच्चे को सिखाने के तरीके, आपको किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ेगी उसको सीखने के लिए, और ये प्रोफेशनल कौन है ये इस पे डिपेंड करता है कि आप बड़े शहर में रहते हैं कि नहीं। अगर आप मुंबई या फिर दिल्ली या बेंगलोर जैसे बड़े शहर में रहते हैं तो आपको डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या स्पीच थेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या स्पेशल एजुकेटर, ये सारे मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी छोटे जगह में या रूरल एरिया में किसी गांव में रहते हैं तो शायद ये प्रोफेशनल नहीं, इस तरीके के प्रोफेशनल नहीं मिलेंगे, चाहे इनमें से एक मिलेगा आपको, या कोई टीचर हो सकती हैं जिनको बच्चों के साथ, स्पेशल बच्चों के साथ खास लगाव है, ऐसी टीचर हो सकती हैं, या दूसरे पेरेंट हो सकते हैं जिनका बच्चा अभी बड़ा हो चुका है, आपके बच्चे से बड़ा हो चुका है, और अभी वो आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो इनमें से किसी के से भी आप मदद ले सकते हैं। और दूसरी बात ये कि हर कोई पेरेंट को या हर कोई परिवार को ये जानना चाहिए कि बच्चे को सिखाना तो एक चीज़ है, दूसरी बात है कि बच्चे के वातावरण में बाकी जो लोग हैं उनको सिखाने की ज़रूरत है, स्कूल्स को सिखाने की ज़रूरत है, डॉक्टर्स को सिखाने की ज़रूरत है, दूसरे परिवार के दूसरे सदस्यों को सिखाने की ज़रूरत है कि आप मेरे बच्चे के साथ कैसे खेल सकते हैं, उसके साथ संबंध कैसे बना सकते हैं, उनको सिखाने की ज़रूरत है। एंड रही बात चमत्कार की, तो हर पेरेंट के लिए, हर माँ बाप के लिए उनका बच्चा चमत्कार है, और किसी चमत्कार की ज़रूरत नहीं है। उसको सिखाने के तरीके ज़रूरी हैं, लेकिन बच्चा जैसे है उसको हर तरीके से पूरी ज़िंदगी में भाग लेने का अधिकार है, और उसे वो अधिकार दिलाना हमारा फ़र्ज़ है। थैंक यू डॉक्टर विभा, इतनी सरलता से हमको आपने इतनी स्वीटली समझाया। और हाँ, हमारा बच्चा खुद एक चमत्कार है, ये हम जितने जल्दी एक्सेप्ट करते हैं और हम बिलीव करते हैं कि हम जो भी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, उसके द्वारा उसकी खुशी हम महसूस करें और पूरी फैमिली जो है खुश रहे, तो हमने अब हमारा जीवन एकदम सफल कर लिया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।